अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फार्मास्यूटिकल वाटर्स के बारे में। इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन से देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है फार्मास्यूटिकल वाटर्स का। हम लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में जो है वो वाटर का यूज हो रहा होता है। लाइक सिरप्स के अंदर वाटर मौजूद होता है, इंजेक्शन के अंदर, ड्रिप्स के अंदर, फिर हमारे पास नेबुलाइजिंग सोल्यूशन आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द वाटर्स आ जाते हैं, इरिगेशन के लिए सोल्यूशन आ जाते हैं। तो इन सब का जो वाटर है, इन सब में क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। तो ये आर्टिकल जो है आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल सकता है। प्रिस्क्रिप्शन क्रैकर जो है वेबसाइट का नाम है prescriptioncracker.com। अच्छा, वाटर जो है यूएस में जो क्लासिफाई कर रहा है ना, वो 7 टाइप्स में क्लासिफाई कर रहा है। सबसे पहले आ जाता है प्योरिफाइड वाटर। ये वो वाटर होता है जो हमें डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है, या फिर हमें आयन एक्सचेंज मेथड के जरिए ऑब्टेन होता है, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि 10 पार्ट्स पर मिलियन टोटल सॉलिड जो है वो इसमें हो सकता है। लाइक इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसकी पीएच 5 to 7 के दरमियान होने चाहिए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ सबको। प्योरिफाइड वाटर जो है ये कहाँ पर यूज होता है, ये प्रिस्क्रिप्शन में यूज होता है, और फिनिश जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है एक्सेप्ट पेरेंट्रल और ऑप्थैलेमिक में ये यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये प्योरिफाइड वाटर पेरेंट्रल और ऑप्थैलेमिक की क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी हम देखते हैं, लेकिन अभी हमें ये पता चला है कि ये जो नॉर्मल जो फिनिश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है लाइक सिरप्स एक्सेट्रा, उसमें यूजुअली ये यूज होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या है कि डिस्टिलेशन एक थर्मल प्रोसेस है जहाँ पर वाटर बॉयल होता है और स्टीम को कलेक्ट किया जाता है और कंडेंस कर दिया जाता है ताकि सेपरेट किया जा सके वाटर को उसकी इम्प्योरिटीज के लिए। लाइक वाटर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। लाइकवाइज आयन एक्सचेंज मेथड जिनको नहीं पता, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जिन लोगों ने पढ़ी है उनको आइडिया होगा कि ये किस तरह से रिमूव करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि वाटर को जो है वो पास किया जाता है पहले केटाइन एक्सचेंज कॉलम से। केटाइन एक्सचेंज कॉलम में केटाइन एक्सचेंज रेजिन का जो कॉलम है उसमें, ये वो रेजिन का कॉलम होता है जो कि केटाइंस को, जैसे हाइड्रोजन आयन को जो है इसके ऊपर अटैच होते हैं, हाइड्रोजन आयन इसके ऊपर अटैच होते हैं, और पानी के अंदर जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम, लाइक हार्ड वाटर होता है अगर, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस की वजह से हार्ड वाटर बना होता है। तो इस पानी को अगर हम लोग गुजारेंगे इस रेजिन के कॉलम से, तो ये रेजिन क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सचेंज कर लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बदले, जो कि पानी में मौजूद होगा। फिर हम लोग इसको जो है वो दूसरे कॉलम से गुजारेंगे, जो होगा आयन एक्सचेंज रेजिन कॉलम, जो कि एक्सचेंज करेगा क्लोरीन को, या फिर जो सल्फेट आयन है ना विद द हाइड्रोक्सिल आयन, लाइक हाइड्रोक्सिल आयन रेजिन के ऊपर मौजूद होंगे, और ये जो क्लोरीन और जो सल्फेट आयन है वो मौजूद होगा पानी के ऊपर, जो कि एक्सचेंज हो जाएगा और एंड पे हमें प्योरिफाइड वाटर मिल जाता है। ठीक है, देन कम्स रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये हम कहते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेस है। नॉर्मल ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है इसमें हम लोग बाकायदा प्रेशर अप्लाई करते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जो है वो पानी को मूव करवाना होता है, ताकि वो रिमूव कर सके, उसमें से रिमूव कर सके हम लोग डिजॉल्व सॉल्ट्स और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, यूजुअली बैक्टीरिया भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द, लेकिन इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आप वाटर को पास करवाते हो। ठीक है, तो हमें ये चीजें पता चल गई कि प्योरिफाइड वाटर जो है वो किस किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके पीएच का जो है वो कितनी क्या रेंज है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन। प्योरिफाइड वाटर हमने देख लिया, अब आ जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन। ये वो वाटर है जो डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस से ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब ये हम कह रहे हैं कि ये भी तो यही चीज है, लेकिन अब नेक्स्ट की तरफ आए। इसका जो है ना, इट कंफर्म्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिफाइड वाटर के साथ तो स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन ये पायरोजन फ्री भी होता है। पायरोजन असल में होते हैं वो एजेंट एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, जो कि फीवर वगैरह कॉज करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग पायरोजन कहते हैं। ठीक है, तो उनको भी रिमूव होना चाहिए अगर वाटर फॉर इंजेक्शन बनाना है तो। ठीक है, अब ये वाटर फॉर इंजेक्शन यूज होता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। लाइक अगर फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन जनरल लाइक इंडस्ट्री में ही अगर वाटर बेस्ड इंजेक्शन बनाना है, तो उसके लिए जो वाटर यूज होगा वो होगा वाटर फॉर इंजेक्शन। ये इंडस्ट्री में यूज हो रहा है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। ठीक है, ये हमारे पास कंज्यूमर एंड पे नहीं आता, ये हमारे पास यूज हो रहा है इंडस्ट्री में ही, जो कि फर्दर आगे उसकी जो स्टरलाइजेशन और जो प्रोसेस है स्टरलाइजेशन का, वो मजीद अगर उन्होंने करना हो एज पर देयर लिमिट और एज पर देयर स्पेसिफिकेशन, वो होता है साथ में। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेराइल नहीं होता, दिस इज नॉट स्टेराइल, दिस इज ओनली पायरोजन फ्री। ठीक है ना, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वाटर फॉर इंजेक्शन नाउ कम्स टू व्हाट द स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। अब ये वाटर इंजेक्शन जो पायरोजन फ्री भी होगा और स्टेराइल भी होगा, प्योरिफाइड तो ये होगा ही। ठीक है, लेकिन
लाइक ये प्यूरिफाइड तो होगा, और प्यूरिफाइड क्या है, प्यूरिफाइड अगर आप लोग पायरोजन फ्री कर दें तो वो वाटर फॉर इंजेक्शन बन जाता है, और अगर वाटर फॉर इंजेक्शन को आप स्टेराइल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। अब ये जो यूज होता है, ये सिंगल डोजेज को कंटेनर्स है ना, उनमें ये पानी जो है वो पैक होता है, सिंगल डोज कंटेनर, ताकि इनकी कंटेमिनेशन ना हो। अगर मल्टीपल डोज कंटेनर हो, चांसेस होते हैं कि कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन सिंगल डोज कंटेनर में क्योंकि वो एक ही दफा खुलेगा और वो फौरन यूज हो जाएगा, उनका जो है ना उनमें ये ज्यादातर ये यूज होता है। इनकी कैपेसिटी जो है, अगर सिंगल डोज है तब भी हम कहते हैं कि 1 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये ज्यादातर यूज होता है हमारे पास जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है ना, इंजेक्शन के साथ एक छोटा सा पानी वाली बॉटल मिलती है, एम्प्यूल मिलता है जो, उसमें क्या होता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये वो पानी होता है, ठीक है ना। इसकी जो हम कहते हैं डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंटेनर के हिसाब से, इसका टोटल जो है वो सॉलिड डिपेंड करता है कि इसमें कितना सॉलिड जो है वो लिमिट है इसकी। देन कम्स बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर। अब बैक्टीरियो यानी कि बैक्टीरिया, और स्टैटिक रोकने वाला, ये वो पानी है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, ये स्टेराइल ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक या दो एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका फायदा ये होता है कि ये मल्टीपल डोज भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल डोज भी हो सकता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लासेस का तो आप लोगों को पता ही होगा, आइडिया होगा कि किस किस तरह के जो है वो टाइप 1 जो है हमारे पास आ जाता है, बोरोसिलिकेट, टाइप 2 सोडियम सोडा लाइम, और इसी तरह से फर्दर ऑन आ जाती है। और यहाँ पर हमारे पास बात ये हो रही है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डालने की वजह से क्या होगा कि अब ये मल्टीपल डोज भी ये यूज हो सकता है, ठीक है ना। These container do not exceed the capacity of the 30 ml, like 30 ml से ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट द स्टेराइल वाटर फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए जो पानी यूज होता है वो कौन सा होता है, ये भी प्योरिफाइड वाटर ही होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, एंड रेंडर स्टेराइल, और इसको स्टेराइल भी किया जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होता एक्सेप्ट व्हेन यूज इन द ह्यूमिडिफायर और सिमिलर डिवाइसेस, ठीक है। अब इन डिवाइसेस में इस्तेमाल करिए, यानी लाइक ये स्टेराइल है, ठीक है, लेकिन जब आपने इन डिवाइसेस में यूज करना लाइक ह्यूमिडिफायर और सिमिलर डिवाइसेस में, तब आप लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालोगे। वाई? क्योंकि इन ह्यूमिडिफायर के अंदर और इस तरह के सिमिलर डिवाइसेस के अंदर पानी जो है वो काफी देर तक जो है वो मौजूद रहता है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो डाला जाता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ द वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर द पेरेंट्रल। अब हम कहते हैं ये पेरेंट्रल यूज के लिए नहीं है, वाई? ये स्टेराइल भी है ऑब्वियसली, पेरेंट्रल्स की भी एक स्पेसिफिक टोनिसिटी और ऑस्मोलैरिटी होती है, उसके हिसाब से जो है पेरेंट्रल्स को बनाया जाता है। लेकिन स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इनहेलेशन के लिए, जो स्टेराइल वाटर फॉर इनहेलेशन के लिए उन टोनिसिटी या उन लिमिट्स जो कि स्पेसिफाइड होती हैं फॉर द इंजेक्टेबल के लिए, उसको इतना कंफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पानी जो है वो आप कभी भी पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये यूज नहीं कर सकते। पीएच का ध्यान रखना होता है उसकी, और टोनिसिटी का ध्यान रखना होता है उसकी, osmolarity का ध्यान रखना होता है, मतलब इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एज दे आर नॉट टेस्टेड फॉर द रिक्वायरमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंजेक्शन, यानी कि जो इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है फॉर द पायरोजेनिसिटी के लिए मैंने आपको बताया, फिर टोनिसिटी के लिए, फिर पर्टिकुलर मैटर कंट्रोल, जो कि उन सबकी इंजेक्शन के लिए लिमिट और है, इनहेलेशन के लिए लिमिट और है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है हमारे पास, इसमें जो ज्यादातर हमारे पास आ जाते हैं ना एटम एंड क्लोरीन, उनमें जो पानी यूज होता है वाटर फॉर इरिगेशन। ये इरिगेशन का पानी कौन सा होता है, ये इरिगेशन का पर्पस ये होता है कि हमारे पास जो है, जैसे कहीं आपने सर्जिकल साइट है उसको साफ करना है, या जख्म साफ करना है, ये जो डायबिटिक पेशेंट में जो है वो बॉन्ड की क्लीनिंग करना के लिए, या फिर कोई भी बॉडी कैविटी रिंसिंग के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो यूज किया जाता है, ये स्टेराइल वाटर फॉर इरिगेशन। नाउ दिस इज स्टेराइल, ये स्टेराइल होता है, ठीक है। ये यूज नहीं हो सकता इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी जो है वो स्पेसिफिकली एडजस्टेड नहीं की जाती आईवी या आईएम यूज के लिए। इसके अंदर भी कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट या कोई भी दूसरा सब्सटेंस एडेड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेराइल प्योरिफाइड वाटर। स्टेराइल प्योरिफाइड वाटर हम कहते हैं क्या है, इज अ प्योरिफाइड एंड स्टरलाइज एंड सुटेबली पैकेज्ड वाटर होता है। इट हैज नो एंटीमाइक्रोबियल, और ये इसमें कोई एंटीमाइक्रोबियल नहीं होता, और ये भी इंटेंडेड नहीं होता फॉर द पेरेंटल, क्योंकि एज अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि पेरेंटल्स की अपनी एक जो है वो पीएच, टोनिसिटी, ऑस्मोलैरिटी, पायरोजेनिसिटी की एक लिमिट होती है, ठीक है ना।
पायरोजेंस की लिमिट होती है और हर चीज़ की पार्टिकुलर मैटर की एक लिमिट होती है, ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल वाटर्स के कौन-कौन से वाटर्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। लेक्चर में कोई भी मुश्किल हो गई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे भी आप लोग जाके ये आर्टिकल खुद पढ़ सकते हैं। एंड फर्दर ऑन एक और गुड न्यूज़ आप सबके लिए, जो भी फार्माकोलॉजी स्टडी के लेक्चर्स जो हैं वो पूछते हैं कि इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। उनके नोट्स के लिए हमने ये वेबसाइट बनाई है खास तौर पे। इसमें कुछ जो है वो बच्चों के लिए फ्री नोट्स रखे गए हैं, ठीक है ना? और कुछ जो है वो आपको जो है वो पेमेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है? फिलहाल जो है वो सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से अभी कार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप इस जीमेल अकाउंट पे जो है ईमेल एड्रेस पे आप स्क्रीनशॉट लेके इधर से या यूट्यूब चैनल से जिस किस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो आपको, आप जो है वो भेजें और एज़ पर द रेट जो यहाँ पर डिसाइडेड है उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा, कोई एडिशनल चार्जेस उसके नहीं होंगे, ठीक है? इसके अलावा इसमें मज़ीद जो है वो आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए हैं, मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, लाइक दिस आपको मेरी टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है। आपके पास अब कंटेंट आ गया है सारा, ठीक है? तो आप इस वेबसाइट पे जाके मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद रीड आउट कर सकते हैं और ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।